तो सुन लो भाई, हम्म एम्स ऑफ एजुकेशन एनईपी ने निर्धारित कर दिए। उसके बाद गोल एनसीएफ स्टार्ट करता है और इस गोल को अपने दिमाग में रखते हुए ये करिकुलम बनाएगा। करिकुलम के नीचे आएगा कॉम्पिटेंसी, उसके नीचे आएगा आउटकम, आउटकम के नीचे आएगा सिलेबस और सिलेबस के नीचे टेक्स्ट बुक। ये क्वेश्चन ना ऐसी कैसी कई बार पेपर में आया है। ठीक है, हायरार्की आपको पता होना चाहिए। फिर ये प्ले को कहता है इस फाउंडेशन स्टेज पर ये एक कोर है, कोर। चाहे आप उसको कंसेप्ट, किसी बच्चे को कंसेप्ट देना हो या कोई ऑपरेशन कराने हो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कराना हो, तो ये प्ले जो इसका कोर है। फिर ये जो कह रहा है करिकुलम जो है टोटल ये एक्सपीरियंस है पूरे स्कूल में, जो भी आप एक्सपीरियंस देते हो, चाहे वो करिकुलर हो, नॉन करिकुलर हो, कैसा भी हो, एकेडमिक हो, ताकि बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो भी होगा वो पूरा का पूरा एक सेटअप है बेसिकली। उसके बाद ये कह रहा है कि करिकुलम के हिस्से में क्या क्या आता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लास्ट में बताया था आपको। गोल्स, ऑब्जेक्टिव, सिलेबस, कंटेंट, पेडागोजी, असेसमेंट, टीएलएम, स्कूल एंड क्लासरूम प्रैक्टिसेस, लर्निंग इन्वायरमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड मोर। ठीक है। उसके बाद करिकुलम फ्रेमवर्क मस्ट सपोर्ट, इसको क्या सपोर्ट करनी चाहिए, जो भी करिकुलम चाहता है ना ट्रांजेक्ट करना, वो वैसा का वैसा ट्रांजेक्ट कर पाए, इस चीज का पूरा तरह से ध्यान रखना चाहिए। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव है उसमें मैंने आपको कहा 3 चीजें पूरी करिकुलम में कई जगह दी हुई है। ये रीडेबिलिटी यानी पढ़ने योग्य जो होते हैं, रीडेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड रेलिवेंस, ये 3 वर्ड्स याद रखना। ये पूरी एनईपी के द्वारा पूरे स्कूल सिस्टम में चेंज आता है और जो उस चेंज का जो कॉर्नर है, हार्ट है, वो टीचर है। साथ ही साथ जो पेडागोजी है ना उसमें ये चेंज आता है जिससे हम सारी चीजें जो है प्राप्त कर पाए। 86% लगभग जो बच्चे का ब्रेन है वो 6 साल की एज से पहले हो जाता है। उसके बाद मैंने ये कहा कि जो एनसीएफ ईसीसी है ये 2 पार्ट्स में इसको डेवलप करने की बात की गई है। एक 0 से 3 साल जिसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उसके लिए गाइडलाइंस और बाकी चीजें प्रोवाइड बनाएगा तो एनसीईआरटी ही क्योंकि वो पेरेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो उन्होंने पॉइंट डाले हैं वो न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, सेफ्टी, बच्चे की स्टिमुलेशन, छोटे छोटे स्टिमुलेशन, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो बच्चे 3 साल के तो छोटे छोटे स्टिमुलेशन है ताकि बच्चा थोड़ा बहुत सीख पाए कुछ चीजें। दूसरा जो इसका है वो है आपका 3 से 8 साल वाला, जो कि इंस्टीट्यूशन के लिए है, इंस्टीट्यूशनल बेस होगा। ये एनसीईआरटी बना रहा है इसे भी, और ये जितने भी आपके आंगनवाड़ी हैं, प्री स्कूल्स हैं, बाल वाटिका हैं, सभी इसको ऐसे कैसे इसको फॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आंगनवाड़ी के लिए जो बना रहे हैं मैनुअल्स, ये कौन बना रहे हैं इसके लिए फाउंडेशन स्टेज के लिए, तो ये एनसीईआरटी ही बना रहे हैं। किस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये सारे काम किए जा रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद है जो आप बच्चों को लिटरेसी न्यूमरेसी दोगे या ओन इन्वायरमेंट दोगे, जैसे हम ईवीएस बोलते हैं बेसिकली, वो आप छठी यानी जब बच्चा 6 साल का होगा, 7 साल का होगा, 8 साल का होगा, खासतौर पर ये जो 2 साल हैं यानी या क्लास 1 और क्लास 2, ये इस एज पर दोगे। आगे बढ़े। 3 से 8 साल जो होते हैं ये बहुत ज्यादा मतलब कैसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमें जो ईसीसी का टारगेट है 2025, जिसमें ये क्या कहते हैं, फ्री, सेफ एंड हाई क्वालिटी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी किसको देनी है? हमें बच्चों को। पता तुम्हें कहीं पर ना ईसीसी का जो टारगेट है वो 2030 भी दिया हुआ है किसी पॉइंट पे। 2030 एके का पता है क्यों दिया हुआ है? क्योंकि सारे में थोड़ी हो पाएगा ये जल्दी 25 तक, तो उन्होंने फेस मैंने में कहा होगा जब आप पूरी क्वालिटी भी दे दोगे लास्ट तक पहुंच जाएगा, है ना। एक जगह ये कहता है कि जो एजुकेशन का जो विजन है ना, इंडियन एजुकेशन का जो विजन है वो बहुत डीप सेंस में ये है कि जो एजुकेशन है वो फॉस्टर करती है हमारा इनर एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। उसके बाद ये पंचकोश की बात करते हैं। अन्नमय कोश,
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंद कोश। अन्नमय कोश ये फिजिकल लेयर की बात करते हैं, यानी फिजिकल डेवलपमेंट करोगे तो वो लेयर हटेगी हमारी बॉडी से। दूसरी प्राणमय कोश करता है, यानी कि जहाँ पर आप लाइफ एनर्जी की बात कर रहे हो, लाइफ फोर्स की बात कर रहे हो। मनोमय यानी कि माइंड से संबंधित है। विज्ञान में यानी कि इंटेलेक्चुअल से संबंधित है। और आनंद कोश आपके इनर सेल्फ से। जो ये स्मृति है इसको नेगेटिव नहीं मानता, बल्कि इसको वर्किंग मेमोरी की तरह कहता है ये पहले शॉर्ट टर्म होती है, वर्किंग मेमोरी होती है, और धीरे धीरे ये लॉन्ग टर्म में बदल जाती है। और ये इस मेमोरी की वजह से हम चीजों को कंसेप्ट कर पाते हैं, कंप्रीहेंड कर पाते हैं और कॉग्निशन का हिस्सा बनाते हैं। ये कहता है। अच्छा। कहते हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है खासतौर पर स्कूल के शुरुआती दौर में, जैसे कि प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। उसके बाद इससे एक कुमार भारतीय के बारे में का जिक्र है। ये आयुर्वेद की बुक है। इसका आयुर्वेद का कोई वो है, मतलब हिस्सा है, अंश है। इसको कहाँ से लिया गया है? ये कश्यप संहिता से लिया गया है। इसके अंदर पीडियाट्रिक और गायनी, ओबेस्टिक, ऐसे तरह की कुछ बीमारियों के नाम बताए हुए हैं। यानी कि इस तरह। पुस्तक का क्या नाम है? कुमार भारतीय। कुमार भट्टियम? भट्टियम तो नहीं है, भारतीय करके नाम था। अच्छा, भट्टियम। ठीक है। और एक इसका हिस्सा है कश्यप संहिता का। एक इसमें वाचा हर्व के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि इससे इंटेलिजेंस भी बढ़ता है, साथ ही साथ जो हमारा वोकल होता है ना, ये टोन वगैरह ये सब है ना, ये भी ठीक हो जाती है। हमारा एक्सप्रेशन, आवाज, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये वाचा हर्व के बारे में बात करते हैं। वाचा कहाँ मिलती है? CHC हर्व है ये। हर्व कहाँ मिलती है? ये तो नहीं पता मेरे को यार। ये मेरे को लगता है इसका एक और कोई नाम भी है, हम लोगों ने खाई भी होगी वो आवाज ठीक करने के लिए बचपन में। मुलैठी बोलते हैं ना शायद, पता नहीं भाई। ऐसी तरह की कोई हमने चीजें भी देखी हुई है। चलो नेक्स्ट है ये संस्कार की बात करते हैं। उसमें से कुछ 3 संस्कार का ये नाम जिक्र करते हैं। अन्नप्राशन, जब पहली बार अन्न खाया जाता है। विद्यारंभ, जब सबसे पहले विद्या स्टार्ट की जाती है। अक्षरम, जब अक्षर बच्चा सबसे पहले सीखता है। उसके बाद ये चारों जो हमारे वो है उनके बारे में बात करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो धर्म का अर्थ बताता है ये राइटियस, यानी कि सही तरीके से चीजों को करना, सही काम करना। अर्थ का मतलब वेल्थ, काम का मतलब प्लेजर एंड मोक्ष का मतलब साल्वेशन। फिर ये कुछ ना प्रोपोनेंट्स वगैरह के बारे में बताते हैं, जैसे कि आपकी सोशल सर्विस में सावित्रीबाई फुले का नाम लेते हैं, जिन्होंने पहली बार गर्ल्स एजुकेशन वगैरह स्टार्टिंग सब किया था। उसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लेता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है हार्मनी, बैलेंस, टोटल डेवलपमेंट की बात की थी। लर्निंग फ्रॉम नेचर की बात की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर ये स्वामी विवेकानंद की बात करता है, जिन्होंने बात की थी होलिस्टिक प्रिपरेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट की। और इनका एक सेंटेंस बहुत फेमस है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रू परफेक्शन ऑलरेडी लेटेंट इन ह्यूमन बीइंग। जो भी आपके अंदर छुपा हुआ है उसको बाहर निकालना। महात्मा गांधी के बारे में ये कहते हैं कि महात्मा गांधी ने प्री बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट बहुत पहले दिया था, 6 साल से छोटे वाले बच्चे के लिए। और जो 3H है उसकी बात महात्मा गांधी ने की है। और महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि जो कम्युनिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे की शिक्षा के लिए। फिर ये अरविंदो की बात करते हैं। जो अरविंदो हैं इन्होंने आइडिया दिया था इंट्रीगल एजुकेशन का, यानी कि इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन और जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है उन दोनों को मर्ज करके बात की थी। ठीक है। और ये अरविंदो ने 6 सेंस की बात की थी, माइंड, दैट इज माइंड। इनका भी एक कोटेशन जो मुझे अच्छा लगा था, चिल्ड्रन इमीडिएट इन्वायरमेंट, देयर फैमिलियर एक्सपीरियंसेस एंड देयर मदर्स टंग शुड बी द बेसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मदर लैंग्वेज की बात भी यहाँ पे अरविंदो करते हैं। 1950 में एक इन्होंने स्कूल फाउंड किया था जिसका नाम था फ्री प्रोग्रेस। अरविंदो ने फ्री प्रोग्रेस। सेल्फ पेस लर्निंग की बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिलाम्बिका स्कूल है इसी पर बेस है ये। सेल्फ पेस लर्निंग एंड इवैल्यूएशन और ग्रेटर एम्फेसिस ऑन हैंड ऑन एजुकेशन, एब्सेंस ऑफ टेक्स्ट बुक की बात करते हैं ये अरविंदो। तो एनईपी बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं इंस्पायर है अरविंदो से, ऐसा मुझे लगा।
फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति का इन्होंने फ्रीडम, लव, अफेक्शन इसके बारे में बात की है। एजुकेशन एज होल नॉट अ पार्ट, ये इन्हीं का कंसेप्ट है जिद्दू कृष्णमूर्ति का। फ्रीडम ऑफ इनर एंड लिबरेशन, ये भी इन्हीं का है। फिर उसके बाद ये ईसीसी की हिस्ट्री बताते हैं जो मुझे ठीक लगी थी थोड़ी सी। ये भाई गीजू भाई बेटका है जिन्होंने बात की भाई जो करिकुलम है वो स्टोरी बेस्ड होना चाहिए। और फर्स्ट प्री स्कूल भी इन्होंने सेटअप किया 1916 में। ठीक है। और इन्होंने मदर टंग और जो बच्चे का सोशल कल्चर है उनके जो शब्द हैं उसके साथ बच्चे को पढ़ाने की बात की। जो ताराभाई मोदक हैं इन्होंने नूतन बाल शिक्षा संघ इसकी स्थापना की। साथ ही साथ विश्व भारती सेंटर, पता नहीं क्या नाम लिखा है मैंने, सॉरी विकासवती सेंटर होगा ये। विकासवती सेंटर विच बिकम अपकमिंग सेंटर। ठीक है। ईसीसी की आधारशिला भी माना जाता है इसको, विकासवती सेंटर को। ईसीसी क्या? ईसीसी का, अच्छा एके का, हाँ ईसीसी का वो भी माना जाता है इसको, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी माना जाता है कहीं ना कहीं इसको, विकासवती सेंटर को। और किसका? ये तारक भाई मोदक का। गीजू भाई जो बेटका है यानी उनका हमें वही याद रखना है। प्री स्कूल सेटअप किया था 1916 में, स्टोरी बेस्ड करिकुलम की बात की थी। और बच्चे मदर टंग और बच्चे की सोशल कल्चर जो इन्वायरमेंट है उसको साथ में लेकर चलने की बात की थी। बालवाड़ी इन्होंने खोले थे यहाँ पर। हमें यहाँ पे बालवाड़ी रूरल एरिया में दिखाई देते हैं। 1964 में एक कोठारी कमीशन, उन्होंने भी प्री स्कूल की बात की थी। एनईपी 1986 इसने भी बात की है। उसके बाद है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS 1975 में आई थी। और 33 एक्सपेरिमेंट ब्लॉक्स खोले गए थे। द प्रोग्रेस रिफ्लेक्टेड अ शिफ्ट इन दी फोकस फ्रॉम वेलफेयर बेस्ड टू द डेवलपमेंट बेस्ड, वेलफेयर से डेवलपमेंट बेस्ड की तरफ। और बच्चों को, जो बच्चा है वो एक नेशनल रिसोर्स की तरह से माना गया। ये सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम रहा है पूरे विश्व में ईसीसी के क्षेत्र में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। जो आंगनवाड़ी है वो क्या क्या प्रोवाइड करती है? हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन लेस देन 6 years, मदर एंड एडोलेसेंस इन रिमोट एरिया। ठीक है। सर्विस कौन कौन सी है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जो ICDS जो देता है ना सर्विस, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज। यार मैं थक गई अपना। यार ऐसे मत बोलो सीमा। क्या देखो क्या बताया मैंने? क्या है यार तुम्हारे पास? 1986 में जो ECC है, सिग्निफिकेंट टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्ट एज अ फीडर। 1986 में ना जो प्राइमरी स्कूल कुछ थे वो फीडर का काम करते थे। जो प्री प्राइमरी स्कूल थे फीडर का काम करते थे प्राइमरी स्कूल के लिए। फीडर मतलब वहां से बच्चे सीधे वहां पहुंच जाते थे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2006 ब्रिंग ECC पॉलिसी 2013। सबसे पहली जो ECC फॉर्मल लेवल पर जो आई है वो आई है 2013 में। ये फर्स्ट पॉलिसी थी जो एक्सक्लूसिवली चाइल्ड के लिए बनाई गई थी ECC के क्षेत्र में, ACE के क्षेत्र में। कब बनाई गई थी? 2013 में। और कौन लेकर आया था इसको? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और क्यों लाई थी? इसका विजन क्या था? प्रमोट इंक्लूसिव, इक्विटेबल, कंस्ट्रक्चुअल अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑप्टिमम डेवलपमेंट एंड अचीव लर्निंग कैपेसिटी ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 years। उसके बाद 2014 में इसी से संबंधित एक करिकुलम भी आया था, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि किसने बनाया था? इसी ने बनाया था, MHRD ने, NCERT की हेल्प से। उसके बाद NCERT ने 2019 में एक फ्रेश करिकुलम बनाया था, 3 साल जो आपको प्री स्कूल होता है उसके लिए। NEP जो 2020 है उसको, अच्छा ये तो मैं तुम्हें बता दूं, छोड़ दो। उसके बाद है ये आपका 95% जो है 6 से 10 साल का ये। अच्छा
एनरोलमेंट कितनी है, ये है इसका, ये शायद इसको छोड़ दो, 40%, ये भी छोड़ दो, 40% कुछ नहीं है। हाँ अब बताओ, तुमने बताया एक तो, इससे पहले ये भी आएगा स्टंटेड क्या होता है, टू शॉर्ट, बहुत छोटा होता है स्टंट, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग। वेस्टेज क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। अपनी और ये दोनों क्या, हाइट के अकॉर्डिंग, उम्र के अकॉर्डिंग। हाइट, अब उसकी जैसे हाइट है उसके हिसाब से बहुत पतला है, मान लो बच्चा 6 फुट 2 इंच का है, उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मतलब इसको उसकी वेस्टेज बोलते हैं। हाइट के हिसाब से बहुत पतला है वो, हाँ इसको बोलते हैं वेस्टेड। ठीक है। और जब जो बच्चा है वो अपनी एज के हिसाब से बहुत छोटा है, तब उसको बोलते हैं स्टंट या स्टंटेड, ठीक है। मतलब बोनापन आ रहा है उसमें। ड्वार्फिज्म तो नहीं बोल सकते इसको। उसके बाद क्या है, हाँ यहाँ पर मैं इस पर कहते ना लिखा हुआ है ऐसे कि जो AK है इसको 2030 तक प्राप्त करना है। हाँ क्वालिटी जब वर्ड जोड़ेंगे तब इसके लिए ये है, ठीक है, कि जब क्वालिटेटिव पूरी तरह से आप क्वालिटेटिव जो ECC दोगे 2030 तक इसका है। अब बताओ फ्रॉबल का, तुमने बताया, क्या बताया फ्रॉबल का? क्या बताया मैंने फ्रॉबल का? तुमने कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं बताया, बताओ। एक्शन एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वर द बेस्ट वे टू एजुकेशन चाइल्ड। बच्चा करके देखे, डायरेक्ट ऑब्जर्व करे, ये फ्रॉबल का था। जो पियाजे का है वो कंस्ट्रक्टिव में, ये तो हमें पता ही है कि नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एसिमुलेशन वगैरह जो तुमने बताया। जो ब्रूनर है उसने कहा ये एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड, लैंग्वेज, सिंबल बेस्ड, स्पाइरल, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पाइरल करिकुलम की बात की थी ब्रूनर ने। मैं तुम्हें कंसेप्ट में बताया हुआ है, एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड। स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल का मतलब होता है जो भी आपको कंटेंट देना है ना, वो फर्स्ट क्लास में बिल्कुल बेसिक दोगे, उसके बाद थोड़ा बढ़ता जाएगा, उसके बाद बढ़ता जाएगा, जब हायर लेवल पर आएगा तो वो कंसेप्ट वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक और डीपली सीखेगा, ठीक है। तो एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड, लैंग्वेज, सिंबल्स बेस्ड, ये सब ब्रूनर का स्पाइरल करिकुलम। उसके बाद है हमारा, बताओ उसके बाद तुम बता रहे थे। उसके बाद NEP है। NEP के सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसके गाइडिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है इसमें ना। तो इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे हैं। अब ये ध्यान से सुनो, जो फाउंडेशन स्टेजेस के लिए 3 वर्ड याद रखना, क्योंकि पूरी NEP में पूरे NCF में यही भरे पड़े हैं। फ्लेक्सिबल, मल्टी लेवल, मल्टी टेस्ट, प्ले बेस्ड। और जो प्रिपरेटरी है ना, इसमें 2 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं लैंग्वेज के साथ, वो है साइंस और मैथ्स। और जो साइंस करते हैं वो बेसिकली EVS वाली है, यानी कि सराउंडिंग साइंस जो है, ठीक है। The foundation stage is a single curriculum and pedagogical phase which comprise 5 years of flexible, multi-level, play-based, ये तो बता दिया आपको। यहाँ पर कौन कौन से डेवलपमेंट होंगे बच्चे के फाउंडेशन स्टेज में? कॉग्निटिव, लिंग्विस्टिक एंड सोशल इमोशनल। किसका फोन आ रहा है? जब तक उस रूम में फोन था तब तक सही थी मैं। नेक्स्ट, विद्या प्रवेश आपको पता ही है, बताओ क्या है? यार पूछा मत करो यार क्यों नहीं पूछूं यार, ऐसे क्यों बोलते हो तुम? विद्या प्रवेश उसमें क्या होता है, जो बच्चे नए बच्चे आ रहे हैं ना उनके लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है। उनके लिए क्या की जाती है? ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं बेसिकली उनको ट्रेनिंग की, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा, ठीक है, 4 घंटे पढ़ाया जाएगा कम से कम एक दिन में, ताकि जो स्कूल का इन्वायरमेंट है उससे वो फैमिलियर हो पाए। और इसमें जो करिकुलम होगा वो कौन बना रहे हैं? NCERT बना रहे, ठीक है। मैथ्स, लैंग्वेज और लिटरेसी, ये 3 इसके कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है। बाल वाटिका बताओ। बाल वाटिका जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड में आएगा उससे पहले उसको तैयार किया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 साल की शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन है, उसे बोलते हैं बाल वाटिका। ग्रेड 1 से जस्ट पहले सिर्फ 1 साल, ठीक है। इसको भी किसने डेवलप किया है? इसके जो गाइडलाइंस वगैरह है NCERT ने। और कहाँ पर लॉन्च हुआ है अभी? कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तुमने बताया नहीं अब तक? KVS, बस कितनी बार बताया? 50 बार बताया। KVS, हाँ, मैंने कहा था जिस दिन हमारा करिकुलम लॉन्च हुआ था उसी दिन ये वाली स्कीम भी लॉन्च हुई थी। अच्छा। उसके बाद जो प्ले है,
इसकी बहुत महत्व बताई गई है इसमें करिकुलम में। वो कहता है बच्चा इससे ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सीखता है। अच्छा। बच्चा मैनिपुलेशन सीखता है, एक्सप्लोरेशन सीखता है और एक्सपीरियंस लेता है, एक्सपेरिमेंट करता है। और प्ले और लर्निंग को ना इसने टू रेसिप्रोकल प्रोसेस बोला है। जैसे प्ले में अपनी एक स्थिति चाहता है ना, वो कभी लीडर बन जाता है, कभी इनिशिएटिव लेता है, ऐसे ही वो जब प्ले को आप लर्निंग से जोड़ोगे तो लर्निंग में भी वो सारी ये कॉम्पिटेंसी प्राप्त कर लेता है। तो प्ले एंड लर्निंग आर द टू वे रेसिप्रोकल प्रोसेस। इसके 3 कंपोनेंट बताए हैं प्ले के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, चॉइस, वंडर एंड जॉय। चॉइस, वंडर एंड जॉय। जो प्ले है वो 3 तरह का होता है, फ्री प्ले, गाइडेड प्ले और स्ट्रक्चर्ड प्ले। फ्री प्ले जो बच्चा अपनी मर्जी से कर रहा है, खेल रहा है। गाइडेड प्ले टीचर सपोर्ट करेगा। स्ट्रक्चर्ड प्ले जो बिल्कुल ये सोचकर बनाएगा कि किस कॉम्पिटेंसी को बच्चे के अंदर इंकलकेट करनी है। तुमने मुझसे पढ़वा लिया यार। पढ़ लो ना यार, तुम्हारे चलते मेरा भी भला हो रहा, पता तुम्हें। देखो रोहित, बस इतना ही है ये। जो ये शुरू के 37 पेज है ना, वो बेसिकली इतने ही थे। बस इतने ही है। इसके बाद पढ़ो 37 के बाद का। उसके बाद का जरूरत है? मैं भी पढ़ लूंगी, मैं सोच रहा हूँ। ये सब बता दिया मेरे को। मल्टीलिंग्विज्म, रीडिंग राइटिंग मस्ट बी लर्न, नॉन ट्राइबल कॉन्सेप्ट। पेज नंबर 37 तक बताया ना मैंने। हाँ, उससे आगे सुनो। तुम कहानी सुनो, तुम कहानी। चलो बताओ। तो क्योंकि तुम कहानी सुनोगे भी नहीं सही से। उसके बाद कोई कहानी का पॉइंट मुझे बताओगे, मैं बता दूंगा। इसमें ना एनसीएफ में फोकस किया गया है रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट पर। फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन द समेटिव असेसमेंट दैट एनकरेज टुडेज कोचिंग कल्चर। देखिए जो समेटिव असेसमेंट है वो कोचिंग कल्चर को बढ़ाता है। लाइट पर टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात की गई है। तुमको पता है लाइट एंड टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? नहीं। एनईपी में नहीं पढ़ा? नहीं पता ना, पढ़ा है लेकिन पता नहीं है। सेल्फ डिस्क्लोजर की बात की गई है बेसिकली ना, सेल्फ गवर्नेंस की बात की गई है, ये वो है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग टू अ मोर मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। ये तो पता ही है। ट्रांसफॉर्मिंग टू एन एम्फेसिस ऑन द क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग रेदर देन द रोड, ये भी बताया मैंने। ट्रांसफॉर्मिंग टू अ न्यू करिकुलम एंड पेडागोजी स्ट्रक्चर, ये मैंने तुम्हें बताया, एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। फाउंडेशन स्टेज पर बताया था मैंने, फ्लेक्सिबल, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड लर्निंग। प्रिपरेटरी पर देख लो, डिस्कवरी ऐड करना है, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग along with the some formal interaction classroom learning in order to lay a solid framework in reading, writing, speaking, physical education, art, language, science and mathematics। समझ में आ गया? क्या हुआ यार सीमा? तुम बता क्या रहे थे, मुझे ये बताओ पहले। आपको देखो वैसे तो बहुत कम चांस है एनसीएफ के आने के, लेकिन आया ना रोहित तो ये अच्छे से पूछ भी लेगा कि भाई आपकी जो प्रिपरेटरी स्टेज है वहाँ पर कौन सा मेथड आप यूज करोगे, या क्या सब्जेक्ट होगा, क्या करिकुलम होगा वहाँ का। तो जो प्रिपरेटरी स्टेज होती है वो होती है आपकी 3rd, 4th, 5th 3 क्लास होती हैं। 3rd, 4th, 5th डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अभी तक हमने, आपको याद होगा जो फाउंडेशनल स्टेज था वो 1st, 2nd क्लास तक था, वहाँ पे हमने फॉर्मल की बात नहीं की थी, फॉर्मल एजुकेशन की। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मल करते हैं हम, ठीक है। तो डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अलॉन्ग विद सम फॉर्मल इंटरेक्शन, क्लासरूम लर्निंग इन ऑर्डर टू ले अ सॉलिड ग्राउंड वर्क। सॉलिड ग्राउंड वर्क किस क्षेत्र में? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, लैंग्वेज, साइंस एंड मैथ। ओके, अब समझ में आया बात। ठीक है। अब आ जाओ आप मिडिल स्टेज में, 6th, 7th, 8th। वो अब क्या करेगा, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और ज्यादा फॉर्मल करेगा। अब अभी उसने एसएसटी इंट्रोड्यूस नहीं की थी, यहाँ पे एसएसटी इंट्रोड्यूस करेगा।
ठीक है। तो मिडिल स्टेज पे पेडागोजी एंड करिकुलम स्टाइल ऑफ द प्रिपरेटरी स्टेज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट फॉर लर्निंग एंड डिस्कशन ऑफ मोर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। ठीक, क्लियर हो गया। अब आ जाओ सेकेंडरी स्टेज पर। सेकेंडरी स्टेज पर क्या करेगा, अब इसने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे हायर और थिंकिंग लेकर आएगा ना। तो सबसे ज्यादा जो आप क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह वो सब यहाँ करवा लेगा आपसे, क्रिएटिविटी सब। 4 ईयर ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, सब्जेक्ट चॉइस याद है ना, सब्जेक्ट चॉइस नहीं बजेगा। तो 4 ईयर ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी विद सब्जेक्ट डेप्थ, फोकस ऑन एनालिटिकल थिंकिंग, अटेंशन टू द लाइफ एस्पिरेशन एंड फ्लेक्सिबल एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट। ये तो एनईपी बता रहे हो यार। तो एनसीएफ और एनईपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मैंने आपको पहले फर्स्ट डे बताया था। उसमें लिखा हुआ है ना ये। हाँ। तो जब तुम समग्र बोलते तो मैं भी तुमसे ये वर्ड बोलती हूँ ना। अरे यार तुम एनईपी बता रहे हो। ये जो फाउंडेशन स्टेज है ये केवल ऐसी सिंगल करिकुलर में पूरी स्टेज है जहाँ पर जो आप पेडागोजी यूज कर रहे हो वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, मल्टी लेवल है, प्ले बेस्ड है। ठीक है। और कितने साल की है, 3 से 8 साल। निपुण भारत आपको पता है अच्छे से, फुल फॉर्म क्या है बताओ। निपुण भारत की नहीं पता यार। नेशनल इनिशिएटिव, ठीक है बोलो। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशिएंसी in reading with understanding and numeracy। क्लियर हो गया। एक तो ये नेशनल मिशन है, इसका जो गोल है वो क्या है, FLN को प्राप्त करना। ठीक है। जो ये गोल किसने दिए हैं, ये 2020 ने दिए हैं। और ये कब तक प्राप्त करना है, 26-27 तक। कौन सी क्लास तक प्राप्त करना है, ग्रेड 3 तक। क्लियर हो गया। 26-27 तक, ग्रेड 3 तक प्राप्त करना है। ठीक है। ओके, विद्या प्रवेश मैंने आपको बता दिया था। इसको कौन डेवलप कर रहा है, विद्या प्रवेश को बताओ, वही बताया मैंने। एनसीईआरटी। हाँ, कितने घंटे की है? कितने घंटे की है ये? 10 घंटे। गलत, डेली 4 घंटा। और ये तुम्हें 50 बार बताया होगा मैंने, 50 बार। 4 घंटे। अब लेकिन तुम भूलोगे, तुम अपने मुंह से, अब मैं वो समझ आ गया तुम्हें कैसे पढ़ाना होता है। तुमसे आंसर रिपीट करवाओ, बताओ। ठीक है, 4 घंटे। ठीक है। बाल वाटिका बताया मैंने आपको भी। क्या होता है बाल वाटिका? जो पहली क्लास है ना, उससे पहले जो पहली क्लास है उसका पूरा जो कोर्स है 1 साल का, उसे बाल वाटिका कहते हैं। हाँ, यानी कि वो पूरी क्लास जो है वो सिर्फ। और आपको एक और चीज बताती हूँ, जो भी फर्स्ट क्लास से पहले की स्टडी आप करते हो ना, उसे प्रिपरेटरी क्लास भी बोलते हैं। तो कई बार ना पेपर में हो सकता है यूपीएससी कंफ्यूज कर दे। प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब होता है 3rd, 4th, 5th क्लास। प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब होता है 3rd, 4th, 5th क्लास। जबकि प्रिपरेटरी क्लास का मतलब होता है 6 साल से पहले की जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो। बताओ, अच्छा पढ़ा रही हो नहीं? बहुत अच्छा यार, ऐसे वक्त में ऐसे तक। प्ले में बच्चे के पास क्या होता है, चॉइस। प्ले में चॉइस। हाँ, 3 चीजें बताइए, 3 की कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ, अगर इसने पूछा ना तो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उसमें जरूर पूछेगा। अगर इसने एनसीएफ को हाथ नहीं लगाया तो एक अलग बात है, क्योंकि 20 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है तो कुछ कह नहीं सकते। तो 3 कंपोनेंट याद रखना, चॉइस, वंडर एंड जॉय। ठीक है। चॉइस, वंडर, जॉय। प्री प्ले, गाइडेड प्ले बता दिया मैंने आपको, इफेक्टिव ये भी बता दिया, स्ट्रक्चर प्ले बता दिया। स्ट्रक्चर प्ले को ना डायरेक्टेड प्ले भी बोलते हैं।
स्ट्रक्चर प्ले को डायरेक्टेड प्ले भी कहते हैं। इसमें टीचर जो है ना पहले से मोटिवेटेड गोल सेट करता है क्राइटेरियन की तरह, और उसके बाद जो है इसको कराता है। सही बोला ना? हाँ। देखो इसका मतलब मैं पैसिव लर्नर हूँ। ध्यान से सुनता हूँ तुम्हारी बातें। ये मैंने ना हाईलाइट किया उसका पीडीएफ। पीडीएफ से मैंने एक्चुअली लेट के पढ़ा रही हूँ। अच्छा। इसलिए मोबाइल में वो कंफर्टेबल हो रहा है। जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं ना, छोटी एज के जो बच्चे होते हैं, यूजिंग टॉय इम्प्रूव मोटर स्किल एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। ये टॉय के साथ जब खेलते हैं तो एक तो इनके मोटर स्किल्स जो वो डेवलप होते हैं, और जो इनका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन होता है वो बढ़ते हैं। इनकी स्पेटियल रीजनिंग बढ़ती है। स्पेटियल रीजनिंग समझ में आ गया? क्या? आकृति से संबंधित। हाँ, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, ये डायमेंशन, वो डायमेंशन। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। लैंग्वेज स्किल, a capacity for creative divergent thinking। आनो एंड मैं पिटाई करूंगी, चलो जा, बहुत भूख लग रही है। बहुत कैपेसिटी ऑफ क्रिएटिव डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है बच्चे को। डाइवर्जेंट थिंकिंग जानते हो? डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाँ देखो, दो तरह की थिंकिंग होती है, एक डाइवर्जेंट और एक कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट क्या होता है? कई चीजों को सोच कर ना एक ही जगह पर जब अपना दिमाग लगाते हैं, जैसे हम क्रिएटिव होते हैं जब। डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक चीज से कई चीजों को सोचना। यानी आपके पास टॉय तो एक है, लेकिन इस टॉय को पता नहीं आप कितनी चीजों में यूज कर करके उसके क्या क्या एस्पेक्ट जान लोगे नॉलेज के। बच्चे के अंदर जो प्ले है या टॉय है, ये बेसिकली टॉय मटेरियल के बारे में, उसकी सारी स्पेसिफिसिटी, उससे वो ना सोशल कॉम्पिटेंसी भी सीखता है। तो मैं एनिमेशन का नाम तो सुना ही होगा कि बच्चा उससे बात करता है, उसको लाइव समझता है सब कुछ। एंड इंजीनियरिंग स्किल, उस बच्चे को इंजीनियरिंग स्किल भी आते हैं, है ना? जैसे कि मान लो कार या कोई ऐसा टॉय जो इलेक्ट्रॉनिक है या फिर उसकी तरह बना हुआ है, उसके भी, है ना? नेक्स्ट आपका बस मुझे लास्ट ये इसमें ये बताया कि भाई जो आपका फैमिली होता है, पीयर होता है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है आपके ऊपर। The relationship and engagement between the child and the family during the early years is one of the most powerful predictors of child development। और शायद यही कारण है जो एनसीईआरटी ने वो 0 से 3 साल वाला करिकुलम बनाया है ना बेसिकली। उसके अंदर यही सब चीजें है ना बेसिकली। मदर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है बच्चों को, कैसे कैसे हेल्थ हाइजीन और ये सब कुछ कर सकती है। तो उसको ये है। इस चीज का ध्यान रखना है कि जो करिकुलम जो छोटे एज में बना रहे हो ना, तो बिल्कुल बच्चे को ना अपने कल्चर की चीजें लगे। इसलिए आपने सुना होगा जो स्टेट का जो वो देना है, कंटेक्स्ट देना है, समझ रहे हो? जैसे एक एग्जाम्पल शायद आपने दिया था कि बाढ़ का जो टॉपिक है, क्योंकि बिहार में ज्यादा आएगी, तो बिहार में बाढ़ ज्यादा समझ में आएगा, ना कि इतना सुनामी ज्यादा रेलिवेंट होगा। ये चीज उसके बाद है आपका एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? बच्चा कम्युनिकेशन स्किल सीखे, ऑब्जर्वेशन सीखे, ये सब पता है आपको। जो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं वो देखने जाते हैं, ड्रॉ द करिकुलम गोल्स फ्रॉम दीस एम्स। डोमेन आपको पता है, लिटरेसी न्यूमेरिसी पता है, पंचकोश पता है, ठीक है? जो पंचकोश है, ठीक है, जाओ ले जाओ, हाँ ले जाओ, और आराम से जाना, आराम से। अपनी पट्टी खोल दो एंड पट्टी खोल दो। नहीं खोल दो पट्टी बस। अगर ये पूछ लेता है कौन सी उपनिषद से लिया गया है, तो तृतीय उपनिषद। तृतीय उपनिषद है ना? अगर ये हेलो ये जो पंचकोश है ना, अगर ये पूछ लेता है कौन सी उपनिषद से लिया गया है, तो तृतीय उपनिषद। तृतीय उपनिषद है ना वर्ड? तृतीय उपनिषद। क्या बात कर रहे हैं? इसका नाम क्या? तृतीय उपनिषद ऐसे कुछ करके नाम है। उपनिषद से कहाँ लिया गया ये? हाँ पंचकोश जो है तृतीय उपनिषद, ये एनसीएफ में दिया हुआ है।
हेलो। हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है पंचकोश। हो सकता है भाई। अरे मैं इसी में से पढ़ रही हूँ यार। फिजिकल डेवलपमेंट आपको बताया था मैंने, अन्वय कोश है ना। जो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो जो आपका मनोमय कोश के अंतर्गत आता है। जो हमारा एस्थेटिक और कल्चरल डेवलपमेंट है ना वो आपका आनंदमय कोश के अंतर्गत आता है। आनंदमय कोश को ध्यान सुनना। आनंदमय कोश और एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसेंसेंस इन बेस्ट एड्रेस फॉर द एज ग्रुप थ्रू द आर्ट एंड कल्चर, thus including the domain of aesthetic and cultural development makes the education experience holistic and complete। आनंदमय कोश के अंदर आप आर्ट की प्रशंसा करते हो ना बेसिकली, ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, तुम सो रहे हो ना? नहीं सो रहा यार, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। ये बात मैंने आपको बता दी है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, याद रखना। लर्निंग आउटकम्स आर इंटरिम मार्कर्स ऑफ लर्निंग अचीवमेंट टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी। किसी भी कॉम्पिटेंसी को सीखने के लिए लर्निंग आउटकम सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, ठीक है, यानी कि लर्निंग आउटकम पार्ट है कॉम्पिटेंसी का। ठीक है, जाओ। The direct method that can be classroom activities, discussion, reading, specifically designed to address ethical and moral awareness and reasoning in the अच्छा ये देखो दो मेथड है इसमें। Incorporation of ethical and moral awareness and reasoning in the curriculum can be promoted। आपको इथिकल, बच्चों को इथिकल बनाना है या फिर मोरल अवेयरनेस बच्चों को देनी है, ठीक है, या रीजनिंग देनी है। इसके दो मेथड बताए हुए एनसीएफ ने फाउंडेशन स्टेज के लिए। ठीक है, यार ये तो शुरू हो गए। फाउंडेशन मेथड बताए गए हैं एनसी, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट मेथड है उसमें इन्होंने बोला है क्लासरूम में आप एक्टिविटी कराइए, डिस्कशन कराइए, रीडिंग्स कराइए स्पेसिफिक, ठीक है। और इनडायरेक्ट में ये कहते हैं कंटेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर कैन इनकॉर्पोरेट, की लैंग्वेज या लिटरेचर बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया जाए। पैट्रियटिज्म या सैक्रिफाइस, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, ऑनेस्टी, पीस, ये सारी इस तरह की स्टडी करने के लिए दे दिया जाए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की बात आई थी ना, बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिखानी है। तो उसमें देखो क्या क्या इसमें बोला है इसने, डेमोक्रेटिक आउटलुक एंड कमिटमेंट टू लिबर्टी एंड फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, फेयरनेस, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, प्लुरलिटी, इंक्लूजन, ह्यूमनेस, फर्टिनिटी। ये तो तुम्हें पता ही है, डेमोक्रेटिक तुम मेरे से बेहतर जानते हो। पंचतंत्र, जातक, हितोपदेशी, आपको पता है सारा। अरे यार, पंचतंत्र, जातक कथाएं और हितोपदेश। हितोपदेश, हितोपदेश तो नारायण ने लिखे हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। आप विष्णु शर्मा बता रहे थे। विष्णु शर्मा ने तो वो लिखा है ना। विष्णु शर्मा का तो पंचतंत्र मुझे पता है। हाँ। आप मेरे को लेकिन आज हितोपदेश का विष्णु शर्मा बता रहे थे सुबह। ओ सॉरी यार, नारायण। अभी क्या है? नारायण, अच्छा ठीक है। नारायण ठीक ठीक, नारायण है। और क्या कहते हैं इसका, विष्णु शर्मा है। और क्या कहते हैं वो जो जातक कथा है ना, वो महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। उसका तो खैर मुझे पता है। हाँ, हितोपदेश जो है ना वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, स्टोरी टाइप में लिखे गए हैं। और उसके जो कंटेंट है वो तुम्हें पता ही होगा। हितोपदेश के जो मित्रता होती है, ठीक है, शांति होती है, प्रेम होता है, युद्ध होता है, उसके कारणों को बताया गया, ठीक है। और संबंधों को किस प्रकार आप प्रगाढ़ बना सकते हो और कैसे बिगड़ जाते हैं, कहानी स्टोरी से इसको समझाया गया। और ट्राइंगल की बात की गई है। ट्राइंगल समझ रहे हो क्या? ट्राइंगल मतलब कैसे दो व्यक्तियों के बीच में तीसरा अगर रिश्ते खराब भी करता है। तो ये सारी बातें उसमें ही बताई गई तो उपदेश में। जातक कथाएं जो है ना, जातक कथाएं
मतलब ये इतनी पुरानी है कि आप ये मानिए रामायण महाभारत सब बाद में लिखी गई हैं। ठीक है, जहाँ तक कथाओं का जो इतिहास है, कई बार बोला जाता है कि ये जो ऋग्वेद लिखा है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनसे भी पुराने हैं। ठीक है, और उसमें क्या बताया क्या गया है, इसमें जो महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन, महात्मा गौतम बुद्ध पता है तुम्हें, महात्मा गौतम बुद्ध एक परंपरा के हिस्से हैं। मतलब एक्चुअली में उनका मानना है कि बहुत सारे बुद्ध हुए, हजारों बुद्ध हुए इस धरती पे, वो सबको ही बुद्ध बोलते हैं। उसमें से एक महात्मा गौतम बुद्ध है। और वो जातक कथाओं में ही पहली बार राम और सीता की स्टोरी का जिक्र आता है। और राम और सीता को वहां भाई बहन दिखाया गया है। और रावण की स्टोरी अलग है। बाद में रामायण में जाके कंबाइन हो जाती है। ठीक है, बात मैंने शायद पहले भी बताई होगी आपको। हाँ, बताइए आपने। क्योंकि ये मेरे जो ना स्टडी के हिस्से रहे, इसलिए मैं जल्दी चपर चपर बोलने लग गया। ठीक है, मेरी यहाँ पर विराम लगता है, आप अपनी यात्रा को आगम करें। तो चिल्ड्रन, बच्चे हैं, वो लैंग्वेज बहुत ज्यादा रैपिडली सीखते हैं 0 से 8 साल की एज में। जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, मल्टीलिंगुइज्म हैज बोथ कॉग्निटिव एंड सोशल या कल्चरल बेनिफिट। ठीक है, इसका बेनिफिट सोशल, कॉग्निटिव भी मिलता है और कल्चरल भी मिलता है। ध्यान सुनो इसको। While spoken language comes naturally to young children, written language comes less naturally, and thus the concept of reading and writing must be learned. बच्चा आराम से सीख तो लेता है बोलना, लेकिन उसको लिखने में उतनी मुश्किल होती है, इसलिए रीडिंग और राइटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एनसीएस कहता है ये। Young children learn and grasp non-trivial concepts most quickly and deeply in the home language, mother tongue या family language. हमें बच्चों के जो होम लैंग्वेज उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। लैंग्वेज फॉर्म्स अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल अवेयरनेस एंड एक्सप्रेशन which is considered among the major competency important to the development children. जितनी भी competency सिखा रहे हो उन सब बहुत ज्यादा ये क्रूशियल है ये लैंग्वेज। ये इसको मैं बता दिया मैंने इसको। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट, सुन लो उसको भी। कि जो सबसे पहले लैंग्वेज सीखता है ना बच्चा, जो उसकी होम लैंग्वेज होती है, उसको L1 कहा जाता है। और जब इसी की रीडिंग राइटिंग को सीखता है तो उसको R1 कहा जाता है। इसके बाद जो वो लैंग्वेज सीखता है, यानी कि 3rd क्लास से स्टार्ट जो होगी सेकेंड लैंग्वेज, उसको L2 कहा गया है। उसकी रीडिंग राइटिंग को R2 कहा गया है। पता है ना आपको ये बात? और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम जो है, यहाँ पर वो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल दोनों को लिखा गया है। ठीक है, ये नहीं है कि खाली प्राइवेट वो पब्लिक स्कूल ही पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट सरकारी। Whenever children L1 are not used officially as a language for teaching other subjects, they should still be used formally, at least the oral domain. And immerse in multiple oral language, also refer to L2, L3. आप उसी टाइम पर उसको L2, L3 भी सिखा सकते हो अगर वो खाली स्पोक कर रहा है, मतलब बोल रहा है खाली। From an early stage, school will aim to ensure the presence of teacher and parents so that the least 2 or preferably 3 present with children on a regular basis. कम से कम 2 लैंग्वेज तो बच्चा सीखे एट द टाइम, और 3 को भी प्रिपेयर करते हैं ये बल्कि। और ये देखो, चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 6 to 8 ईयर, यानी फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, ठीक है, children in the first 6 to 8 year of life have the ability to readily pick up a new language. इस एज में बदलती नई लैंग्वेज को पिक करने की कोशिश कर लेता है बच्चा। ये चीज मैंने आपको बता दी है, दोबारा रिपीट करा देती हूँ। Once the concept of reading and writing in development in a child in R1
यूज ऑफ द एडिशनल स्क्रिप्ट कैन बी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द एम टू बी एन इंडिपेंडेंट रीडर एंड राइटर इन R1 बाय द एज ऑफ 8। ये पूछ सकते हैं कि जो R1 है वो कब तक अचीव करने की बात की गई है? ग्रेड 3 तक। ये वही है जैसे FLN में बात की गई है ना, ग्रेड 3 तक। तो FLN क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। उसमें रीडिंग राइटिंग की बात की गई है, अपनी जो लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज जो है। तो यहाँ पे R1 भी एक्चुअली फर्स्ट है, फर्स्ट रीडिंग राइटिंग है, ठीक है। Play is central to learning and development at this stage. Nurturing relationship between teacher and child are the basic of teaching and learning. ठीक है। नर्चरिंग टीचर और बच्चे के बीच की रिलेशनशिप है ना, वो मतलब वो क्या है, बेसिकली लर्निंग का बेस है, बेसिस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। इसलिए कहा गया टीचर को जो ना बच्चे से अच्छे संबंध रखने चाहिए, उसके घर जाना चाहिए, चाय वाय पी के आने चाहिए। पता है ना? हाँ पता है, मैं पढ़ा है। बच्चे हर बच्चे का अपना एक पेस है लर्निंग का, ठीक है, इसको ध्यान रखना चाहिए, इसकी यूनिकनेस का। इजी पॉइंट है सारे, है ना? इजी तो है, पता है क्या है? देखो इसमें 5 मेजर कंपोनेंट बताए टीचिंग प्लान के अपने। पहला बताया कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसीज, लर्निंग आउटकम एंड इंटेंडेड लेसन ऑब्जेक्टिव। तो चाहे कॉम्पिटेंसी की बात करें, लर्निंग आउटकम की बात करें, है तो ये ऑब्जेक्टिव ही ना बेसिकली। तो ये मेजर कंपोनेंट है टीचिंग प्लान का फर्स्ट। अब सेकंड देखो, टीच यानी सेकंड क्या होगा, मेथड होगा ना, है ना? तो टीचर डायरेक्टेड या फिर टीचर गाइडेड या फिर चाइल्ड लेड यानी चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। जो भी आप एक्टिविटी कराओगे इन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, सेकंड में ये आता है। थर्ड है ड्यूरेशन एंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, कि जो आपने एक्टिविटी प्लान की उसको कितनी ड्यूरेशन होगी और क्या इनकी सीक्वेंसिंग होगी, सीक्वेंसिंग होगी। और फोर्थ है कंटेंट एंड मटेरियल टू बी यूज इन एक्टिविटी, जो आप एक्टिविटी कराओगे फिर क्या कंटेंट या मटेरियल आप यूज करोगे। फिफ्थ है क्लासरूम अरेंजमेंट। ये देखो ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, क्लासरूम अरेंजमेंट मतलब कि सीटिंग प्लान कैसा होगा, डिस्प्ले कैसा होगा, ठीक है, मटेरियल का अरेंजमेंट। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आया कि लेसन प्लान का कौन सा हिस्सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, पता नहीं कहाँ पर आया हुआ है। तो मेरा आंसर हालांकि ठीक है इसको, कि कौन सा हिस्सा नहीं है, उसमें ये डाला हुआ था सीटिंग प्लान। क्या सीटिंग प्लान क्लासरूम टीचिंग का हिस्सा है या फिर लेसन प्लान का हिस्सा है? अब समझ में आया होगा कि है, ठीक है। उसके बाद है पांचवा, इसका 5 कर दिया मैं, छठा स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर चिल्ड्रन हु नीड एक्स्ट्रा हेल्प। ठीक, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर चिल्ड्रन हु नीड एक्स्ट्रा हेल्प। जिन बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास? देखो हमारे लेसन प्लान में ये चीज नहीं थी ना पहले, नहीं। ये आपको स्पेशल 2 चीज आपको दिख रही है, सीटिंग डिस्प्ले भी दिख रहा होगा आपको और ये भी आपको दिख रहा होगा। बाकी चारों हमारे पहले की टाइम भी चल रही हैं। और लास्ट है मेथड ऑफ असेसमेंट, ये भी हमारे में था पहले भी। तो ये चीजें नई जो ऐड हुई है वो देख लो, है ना? देख लो क्या याद होगा तुम्हें। एक पंचड़ी की बात की गई है इसमें। किसकी? पंचड़ी। हाँ। पंचड़ी या पंचाड़ी पढ़ा होगा, है ना? ये सीढ़ियां है, स्टेप्स है बेसिकली, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे ब्लूम है ना, ब्लूम बिल्कुल ब्लूम टेक्सोनोमी पर बेस्ड है। ये 5 स्टेप है लर्निंग के। पहला क्या है भाई? इंट्रोडक्शन। इसको बोला इन्होंने अदिति। अब देखो फालतू में ना ये वो शब्द ला दिए संस्कृत के, ये इतना अच्छे से हमें पता था। इंट्रोडक्शन हिंदी में पढ़े इंग्लिश में पढ़े यार? इंग्लिश में पढ़ो यार, ये वर्ड डाल दिया अदिति, ये अदिति साथ में पढ़ो, साथ में। हाँ, इंट्रोडक्शन यानी अदिति। सेकंड है जब आप इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या करोगे? कंसेप्ट फॉर्मेशन करोगे ना। दूसरा है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसे बोला है इन्होंने बोध। फिर तीसरा है प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास।
फिर चौथा है एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग, और पांचवा है एक्सपेंशन यानी कि प्रसार। तो आपको ऐसे ही ये पंचड़ी पता होना चाहिए: इंट्रोडक्शन, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन एंड एक्सपेंशन। ठीक, मैं इनको एक्सप्लोर करने की नहीं बता रही, क्योंकि जो बता रही बस वही है इसमें। स्कैप फोल्डिंग आपको पता होगा? कौन सी? स्कैप फोल्डिंग नहीं पता। वाइगोट्स्की ने दिया था ना ये, कि बच्चा मान लो तीसरी क्लास तक उसे जो आता है वो तो आता ही है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा स्कैप फोल्डिंग दे दोगे, थोड़ी सपोर्ट दे दोगे, थोड़ी बैक सपोर्ट दे दोगे, तो वो तीसरी क्लास में जो आना चाहिए वो उससे भी ज्यादा सीखने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है। यानी कि जो बच्चा है, जो उसका लर्निंग आउटकम है, मान लो उसको नहीं आता वो कोई भी चीज, लेकिन आप थोड़ा सा स्कैप फोल्डिंग यानी कि थोड़ी सी सपोर्ट दे दो, चाहे वो सपोर्ट उसको लर्निंग में देनी है आपको या किसी भी तरीके। ये एक जैसे किसी का पैर टूट जाता है तो हम लकड़ी से बांध देते हैं ना कुछ टाइम के लिए, इसी को लर्निंग के क्षेत्र में वाइगोट्स्की ने इसका स्कैप फोल्डिंग वर्ड यूज किया था। ये ठीक है, क्योंकि इसमें यूज किया वर्ड बना के आपको समझा दिया है। एक इसमें वर्ड यूज किया है ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ये कहता है, क्या बताओ? ग्रेजुअल, उसमें ये कहता है पहले मैं फिर हम, है ना, ऐसे पढ़ता है ना कि ये वाला ना? नहीं फिर तुमने कहाँ पढ़ा मैं और हम? यार जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, ये इसी तरह से है कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप धीरे धीरे छोड़ोगे बच्चे को, ठीक है? पहले वो सब करेंगे, जब सब, फिर क्या, पहले तुम खुद करो और तुम इंस्ट्रक्शन करोगे। हाँ अब ठीक है। हाँ ठीक है, फिर तुम फिर कहोगे कि तुम खुद कर सकते हो। ठीक है बेसिकली हम इसको, मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या बताना चाह रहे हो। बेसिकली क्या है ना, ये स्कैफोल्डिंग जो आपने दी है इसको रिलीज करने का तरीका है। इसका जो नाम है ये क्या नाम है? ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपने स्कैफोल्डिंग दी है बच्चे को, अभी आपने सपोर्ट दिया ना, इसको धीरे धीरे सपोर्ट को आप कम करोगे, यानी इसको कॉन्फिडेंस आप उससे दिलाओगे। तो पहले क्या करोगे, जैसे क्या पहले क्या करेंगे, यू डू इट अलोन, यू डू इट, वी डू इट, आई डू इट, जो अभी आप बता रहे हो। अच्छा, हाँ, तो यानी कि सबसे पहले टीचर करके दिखाएगा, टीचर एक्सप्लेन मॉडल एंड स्ट्रेटेजी, आई डू इट, मैं इसे करता हूँ, फिर हम इसे करते हैं, हम दोनों मिलकर करेंगे। फिर उसके बाद टीचर थोड़ा सा साइड हो जाएगा और गाइड करेगा उसको कि तुम उसे करो। फिर टीचर बिल्कुल हट जाएगा, कहेगा इंडिपेंडेंटली अब तुम इसे करो, अकेले करो। ठीक है, ये पता है एक्चुअली हमारे इसमें यूज होती है। अच्छा, इसमें सिलेबस में? ओके। नेक्स्ट है आपका, हमें हर बच्चे को जानना है सही से, बच्चे को ध्यान से सुनना है। लिसनिंग टू चिल्ड्रन, ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन, एनकरेजिंग चिल्ड्रन, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इमोशन एंड मूड्स ऑफ चिल्ड्रन, विजिटिंग देयर होम्स, ये जो आप बता रहे थे अभी, लिसनिंग, मॉडलिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम, क्वेश्चनिंग, प्रोवोकिंग, रिसर्चिंग, मेकिंग चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट। ये क्या है बेसिकली सारे बच्चे को। आगे ना इसने कन्वर्सेशन के बारे में कहा है। इसके बारे में कन्वर्सेशन बच्चे के बीच में कैसे कन्वर्सेशन, एक तो फ्री कन्वर्सेशन, जो बच्चा बोल रहा है वो बोले, आप भी टीचर भी वैसी बात करे इस तरीके से, है ना। दूसरा स्ट्रक्चर कन्वर्सेशन, कि भाई पहले प्लान करे फिर बात करे उससे। ठीक है। तीसरा है आपका, दो ही है यार। एक इन्होंने बताइए शो एंड टेल सेशन, बच्चों को पिक्चर दिखाना, फिर उनसे पूछना ये क्या है इस टाइप से। इतना डीपली नहीं पूछेगा ना रोहित। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना सीमा, ये इट इज इनफ यार, इससे ज्यादा अंदर नहीं जाएगा वो, लेकिन अगर जाएगा तो इतना ही टच